सबसे पहले कपल्स के दिमाग से आता है कि मैरिड से भी ज्यादा पहले जब कपल्स कहते हैं तो अनमैरिड कपल्स अपने आप ही जहन में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैरिड कपल्स से पहले हमें अनमैरिड कपल्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो सर, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर हमारे लॉज क्या कहते हैं, और ऐसा कोई लॉ है जो यंगस्टर्स को, जो स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप में है या फिर जाना चाह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए? And that the labor relationship is the thing which is the most of the people are going through it, because we are living in the India. हम एक भारत के निवासी हैं जहाँ पे लोग ये अपनी की महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी एक सामाजिक प्रक्रिया बना रखी है कि अगर कोई भी कपल साथ रहता है तो वो शादी के बाद ही साथ रह सकता है, जो पहले से हमारे सामाजिक तौर पर चलता हुआ यहाँ पे इंडिया में हमारे आ रहा है। बट जैसे जैसे इंडिया ने थोड़ा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया, लोगों की सोच बढ़ी, लोगों के दायरे बढ़े, तो इसके ऊपर जरूरत पड़ती है कि इसके ऊपर कि जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ये टॉपिक था जिसपे हमेशा से लोग थोड़ा शाई होते थे बात करने के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि अगर कोई कपल अनमैरिड साथ रह रहा है तो उन्होंने एक ऐसा दुष्कर्म कर दिया है जिसको शायद सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट ना कर पाए। करेक्ट करेक्ट। बट जैसे कि टाइम चेंज ऑन होता रहा, उसके ऊपर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहे, उसके ऊपर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुए, जब तक कोई भी कपल साथ रहता है, जब तक थिंग्स उनके बीच में बिल्कुल ठीक चलती हैं, तब तक उसमें कोई इश्यूज नहीं आते हैं उसके ऊपर। इवन आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ वन ऑफ द केस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया द अनमैरिड कपल हैज बीन लिव्ड टुगेदर फॉर द 50 years 50 years 50 years and 50 साल 50 साल and after the 50 years they have come to the conclusion that they can't live all together. ओके। तो मैम इसके ऊपर जैसे कि मैम ने बोला कि इसके ऊपर देखिए लॉस इसके ऊपर क्या बाइंडिंग करते हैं, अब इसके ऊपर नंबर्स ऑफ जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसके ऊपर कहते हैं ऑल्दो कि लोग कुछ लोग की अपनी प्रक्रिया है कि ये सोशली या मोरली ठीक नहीं है, बट लॉ की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एक हमारा आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है राइट टू लाइफ, जो कि सबके लिए सेम है, चाहे वो आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप साथ रहें, आप साथ ना रहें। तो एक मैं उसका रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया था इसके अंदर 2010 में। उस जजमेंट का नाम था एस खुशबू वर्सेस कन्हैया नमाल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लिव इन रिलेशनशिप का जो टॉपिक है वो भी एक हमारे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि राइट ऑफ लाइफ के लिए कहता है उसके अंदर कवर होता है इसके ऊपर। okay. और इसके ऊपर अगर कोई भी दो मेजर लोग हैं, अगर वो अपनी कॉन्सेंट से एक साथ रहते हैं and they were having the physical intimacy as well as the emotional intimacy or love intimacy among themselves, तो इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि they are doing something wrong. Okay. Once you have attained the age of the majority, the couples have the every right to take the decisions on their life. तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2010 में, जिसपे उन्होंने ये बिल्कुल बार कर दिया है कि जो कानून बनते हैं वो सामाजिक प्रक्रियाओं से हटके बनते हैं। ऑल्दो कानून बनने के अंदर सामाजिक प्रक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर मूव कर रहे हैं और ऐसे नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो उसको लिव इन रिलेशनशिप में अडॉप्ट कर रखा है, तो हम हमारे इंडिया में भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं उसको। तो इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया इसके ऊपर कि जो भी हमारा लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर वो टोटली वैलिड है। ओके। समाज उसमें कुछ भी करे पर कानून की ओर से कोई दायरा नहीं उसके अंदर है कि अगर आपकी शादी नहीं है तो आप साथ नहीं रह सकते, उसके ऊपर ही है। और उसके ऊपर है कि 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ मैरिज एंड इज नॉट अ क्राइम, just like in the country, although it is unacceptable in our country, but from the legal point of view the couples are committing not any crime if they are living together. उसके बाद एक 2006 का जजमेंट है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके ऊपर कि अगर लिव इन रिलेशनशिप कोई भी दो कॉन्सेंटिंग अडल्ट साथ रहते हैं वो इसके अंदर कोई भी काम इलीगल नहीं करते और ना हम इसे इमोरल बोल सकते हैं, क्योंकि ये समाज की प्रक्रिया है, एक सेट ऑफ पीपल्स हैं जिनके हिसाब से लीगल है, जिनके इलीगल है। अब मान लो मैं हूँ, अगर मैं ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करके चलता हूँ, वेस्टर्न भी मैं नहीं करता हूँ, जैसे हमारी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं कंट्री के अंदर, वो हो सकता है कि मेरे हिसाब से वो चीज लीगल हो और एक कोई दूसरा व्यक्ति है हो सकता है वो उसके हिसाब से इलीगल हो। तो जो कोर्ट का इसके अंदर रोल होता है वो होता है चीजों को बैलेंस करके चलना। तो कोर्ट ये बोलता है इसके अंदर कि माना कि सोसाइटी ने उसे अनएक्सेप्ट करे जी, वॉइड डिक्लेयर करे, बट कानून इसे कुछ नहीं बोलेगा इसको। ये कानून के हिसाब से अगर दो आदमी अडल्ट हैं
वो जी अपने कंसेंट से साथ रहते हैं, तो जी उसके सर, ऊपर भी हमारी कोई रोक नहीं है इसके ऊपर। और करेक्ट। इसके ऊपर एक जो ये काफी ये जजमेंट आई थी 2008 की, ये है तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गा दत्ती एंड अदर्स। उसमें दो इसमें कपल्स थे, वो साथ रह रहे थे लास्ट 50 ईयर्स से। जब जी, उसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो कोर्ट में पहुंचे कि वी आर नॉट मैरिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी ये बोला कि अगर आप 50 साल से साथ रह रहे हैं, यू आर फॉलोइंग एवरी एक्ट ऑफ द मैरिज। और ये और कौन सी ईयर की बात है सर? मैम ये 2008 की बात है। अच्छा। तो उसमें मतलब जो उसके ऊपर जो पर्टिकुलर मैं जजमेंट लाइन पर बताना चाहूंगा आपको कि क्या बोला कोर्ट ने। कोर्ट ने बोला एक्ट ऑफ मैरिज कैन बी प्रेज्यूम फ्रॉम द कॉमन कॉज ऑफ नेचुरल इवेंट्स। जो आपका लिविंग रिलेशनशिप है और जो मैरिज के एक्ट हैं, वो जरूरी नहीं है कि 7 फेरे लेके या कोर्ट में शादी करके ही आपकी शादी माना जाए। जी। और इतने टाइम में एक आपकी नेचुरल इवेंट्स हुए हैं, उसके जो इफेक्ट्स पड़े हैं, उसको दायरे में लेते हुए कोर्ट ये बोल सकता है इतने साल से अगर आदमी साथ है, दे कैन बी डीम्ड एज अ मैरिड कपल। और उसके ऊपर जो प्रिजम्पशन है दैट कैन बी रिबटेड। सपोज रिबटर मतलब इसमें अगर कोई भी पार्ट दूसरे पे एलिगेशन लगाता है कि इसके ऊपर कि हम रिलेशनशिप में इतने टाइम से नहीं रह रहे हैं, कुछ भी है, तो दूसरे व्यक्ति को पूरी उसके जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो रिबट कर सकता है उसके ऊपर। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि अगर समथिंग कोई चीज बीच हमारी गलत हो जाती है उसके ऊपर, मैंने एलिगेशन लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिगेशन लगाने मेरा मान लिया जाएगा। दूसरे पार्टी को रिबट करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मुझे अपने उसके ऊपर प्रॉपर एविडेंस के साथ ये प्रूव करना पड़ेगा मेरे साथ क्या गलत हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा आपको। जी। अब एग्जांपल मान लो कि एक कपल्स है, वो साथ रहते हैं, उसके ऊपर ही बहुत टाइम से साथ रह रहे हैं, सब कुछ उनके एक जो नॉर्मल लाइफ में चलता है, उसके ऊपर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जाके उनका कहीं इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसके ऊपर, हम्म। जिसको उसके अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं राइज उसके ऊपर। और उसके ऊपर जो मिसप्रेसी जो वुमेन पार्टनर है वो मेन के ऊपर एक केस फाइल करती है अंदर 376 आईपीसी, विच अमाउंट्स टू द पनिशमेंट फॉर द रेप। ये पनिशमेंट ऑफ द? पनिशमेंट फॉर द रेप। ओके, रेप। ऑल्दो कि वो बहुत टाइम से साथ रहते हैं, जब तक चीजें ठीक थी तब तक सब ठीक था। उसके ऊपर जब इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो एक वुमेन्स के पास एक स्पेशल वेपन है कि उसके ऊपर कि वो उसमें एलिगेशंस लगाते हैं उसके ऊपर। लगा दिया, करेक्ट। तो ये एक कोर्ट में इसमें किया था अपने उसके ऊपर कि अगर आप इतने टाइम से साथ रहते हो, तो इसका मतलब कि ये आप कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते हैं कि जो आदमी कुछ टाइम से आपके साथ है, मान फॉर एग्जाम्पल 2 साल से साथ है, कि हम्म। वो कॉन्टिन्यूसली आपकी कंसेंट के बिना आपके साथ वो ऐसा कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है जिसकी आपकी भी परमिशन नहीं दी उसे। हम्म। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोर्ट ने डील किया इसके ऊपर। अच्छा। इसके ऊपर अक्सर होता क्या है कि जो मैक्सिमम जो इसके ऊपर राइट्स आते हैं, वो राइट्स हैं वुमेन्स के पास। अक्सर ये होता है कि वुमेन्स को एलिगेशंस लगा देती है, तो मेंस को उसमें प्रूव करना पड़ता है कि वो जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं कि वो फॉल्स है। ओके। इसके ऊपर नंबर ऑफ केसेस में होता है कि अगर आदमी कोई एलिगेशन लगता है, उसके ऊपर जो हमारा मेल पार्टनर है, जब वो इवन एक्विटल होने के बाद भी उसके ऊपर वो कभी एडवर्स स्टेप्स नहीं लेता अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर या वुमेन के ऊपर। उसको ये डर रहता है कि आज इसने एक एलिगेशन लगाया है, हो सकता है कल ही दूसरा एलिगेशन लगा दे इसके ऊपर। तो एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में, सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। वो उसके ऊपर साफ ये कहता है, जो उसकी डेफिनेशन आती है वो आती है गिविंग एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंजरी और हार्म द रेपुटेशन और लाइफ ऑफ द अदर पर्सन। ओके। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो जो ओनली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसके लिए अप्रोच करने के लिए वो है पुलिस डिपार्टमेंट। मान लो जी। कि इसके अंदर कुछ होता है, जो जो पुलिस ऑफिसर बैठा है वो है एक पब्लिक सर्वेंट। अगर उसमें कोई भी पर्सन जाके पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव कर देता है अपने फॉल्स एविडेंस देके कि मेरे साथ एक क्राइम कमिट हुआ है, जबकि वो क्राइम कभी कमिट हुआ ही नहीं है, तो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर और जो इसके अंदर एक्यूज्ड है उसके ऊपर पूरा राइट है कि वो उनको रेलिवेंट सेक्शन जैसे 182 आईपीसी हो गया, वो उसके अंदर उसे प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं इसके ऊपर। और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भी ड्यूटी बनती है। अगर कोई भी कंप्लेनेंट आता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लगता है कि सारे क्लेम झूठे हैं, उसके ऊपर ही फॉल्स है, तो आईओ के पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पावर है उसके ऊपर फॉल्स करने के लिए। और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट सॉरी ये इंडियन पीनल कोड ऑफ द 191 एक्ट, वो कहता है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस, आपने एक एलिगेशन लगाया और फॉल्स एविडेंस दिए, उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है, जिसके लिए 1 साल की सजा है, और सेक्शन 182 में 6 महीने की सजा का प्रावधान है इसके। अच्छा।